वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सब जो है बार बार बोल रहे थे कि सोशल साइंस का जो एसएसटी का है उसका भी बताइए कि कैसे पढ़ाई करें, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराइए। तो देखिए आज से जो है मैं आपको एसएसटी का भी जो है कराऊंगी, प्लस साथ में बताऊंगी कि मैंने जब एसएसटी का दिया था तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही मेरे 60 में से जो है 41 नंबर आए थे, जो कि इतना सही है। मान लीजिए अगर आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ जा रहे हैं तो ये अच्छा है, ज़्यादा बुक्स वगैरह ना पढ़ने से। तो बेटर ही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से करना है। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। और जितना भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ कराती हूँ, मेरी बात सच में मानिए कि वो आपको सच में फ़ायदा करेगा। इसलिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी वीडियो जो है आपको हर दिन देखना है। ये नहीं कि एक दिन उठाया सारी वीडियो देख लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी मैं आपको बताती जाऊँ बीच बीच में एडिशनल, उसको आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आपको उससे ही फ़ायदा होगा। वो चीज़ मैंने ट्राई किया था अपने एग्ज़ाम के समय में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं आपको 10 क्वेश्चंस जो है वो कराऊंगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और सारे जो क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपकी किसी न किसी शिफ्ट में जो है ये पूछेगा। तो देखिए पहला लिखा है कि यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रख्यात महाकाव्य शिल्पदिकारम के विषय में सही है। अब ये जो शिल्पदिकारम है, इससे क्वेश्चन आना 100% श्योर है, हर बार आया है, चाहे वन लाइनर में पूछे या फिर कई सारे ऑप्शन में पूछे। तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी में जो है शिल्पदिकारम नोट कीजिए, और उसके साथ में जो भी उसके इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती जाऊँ वो आप नोट करते जाइए। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी साथ में, मतलब आपका खुद का एक शॉर्ट नोट्स जो है वो तैयार हो गया। प्लस जब वो आपका टाइम पास में आएगा एग्जाम का, उस टाइम पर आपको ये रिविजन करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब आप सोचिए, आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो कम से कम 10-15 पेज के ही होंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए इजी होगा, क्योंकि कम समय है, या फिर आपके पास जो है इतना समय है कि आप 2 से 4 घंटे की क्लासेस देखें एंड बुक्स पढ़ें। तो मैंने ये चीज़ किया था कि मेरा खुद का एक शॉर्ट नोट्स बन गया था क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, ये जिसको पता है, क्योंकि आपको ये फैक्चुअल चीज़ें ये आपको रटनी ही पड़ेंगी, याद करना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में 2 चीज़ें सही हैं कि ये जो है इलांगो के द्वारा रचित है एंड यह तमिल भाषा में रचित है। तो जिसको ये 2 चीज़ें पता होंगी वो तो अच्छे से कर लेगा, क्योंकि अगर आपको ये इलांगो जो है ये नहीं पता है, तमिल भाषा में नहीं पता है, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 ऑप्शन भी दिया हुआ है। और ऑप्शन ऐसे आता है, देखिए यहाँ पे ऐसे। तो इसमें से अगर आपको एक भी अब नहीं पता है तो आप आंसर गलत कर दोगे। तो याद रखिएगा, शिल्पदिकारम कॉपी में नोट कर लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स वन लाइनर वाले। और याद रखिए इलांगो द्वारा रचित है एंड तमिल भाषा में रचित है। तो ये ए एंड बी इज़ राइट। और मैं आपको बता दूं, एसएसटी जो है वो इजी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे कि 60 नंबर के आते हैं और काफ़ी इसमें आपको, मतलब समझ लीजिए कि इतना आपका समय बहुत जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब एसएसटी आपको 1 महीने में पढ़ना है तो ऐसे ही करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आप समझ लीजिए आपको सब कुछ पढ़ना है। बट मैं आपको प्रॉमिस दिला रही हूँ कि जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। अब ये देखिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे। अब ये तो मैंने इतनी बार पढ़ लिया था रिवीजन कर करके कि ये मुझे एकदम याद हो चुका था। आपको भी यही करना है। सबसे पहले कॉपी में नोट करिएगा कि कन्नौज, और वहाँ उसके सामने ऐसे डॉट लगा के लिख लीजिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। फिर उसके सामने ऐसे लिख लीजिएगा 3 पक्ष। अब देखिए एक लाइन में ही बस एक नज़र ही आपको घुमाना होगा। तो कौन कौन सी चीज़ें थी, तो मैं ये आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है, यहाँ पर देखिए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड चालुक्य। जो लोग जो है एसएससी या फिर दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनके जीएस में ये तो वर्ड जो है ये कॉमन होता है, तो उनको एसएसटी में दिक्कत नहीं होगी। बट जिनका पहली बार है उन्हें याद ही करना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए कि कन्नौज में जो 3 पक्ष थे, ऐसे नोट कर लीजिएगा कन्नौज, और ऐसे करके 3 पक्ष में ये तीनों नाम लिख लीजिए। कौन कौन सा, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड चालुक्य। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं घुमा के पूछेगा, चाहे वो लैंग्वेज ऐसा ना रखे बट पूछेगा जरूर। इसलिए याद रखिएगा, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए कौन से त्रिपक्षीय जो संघर्ष थे, 3 पक्ष। तो ऑप्शन नंबर 3 गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड चालुक्य। तो ये इसमें एसएसटी में आपको ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, एक दिन 30 क्वेश्चंस का वो नोट कर लीजिए और उसको शाम को याद कर लीजिए। ऐसे ही कर करके आपके कम से कम 1 से 2000 क्वेश्चंस जो है आपका खुद का कंटेंट जो है वो तैयार हो जाएगा, जो कि एकदम सही है और आप ओरिजिनल पेपर से कर रहे हैं। और ये आपके पेपर में पूछा है, मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन पेपर ही है ये, जो कि 6 जनवरी को आया था। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ऑनलाइन पेपर में जो है कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, वही मैं आपको करा रही हूँ। तो चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये देखिए, इससे जो है अशोक का जो शिलालेख है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है याद रखने के लिए, क्योंकि एसएसटी में 60 क्वेश्चन आता है, आपको पता है। तो अगर आपने 8 से 9 पेपर को भी 60 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया है, तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि 40 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। तो देखिए क्या लिखा है कि अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर, मतलब देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। आप सभी को पता है, जिन्हें नहीं पता है वो आज से याद रख लें। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? तो कौन कौन सी जगह है ऐसी जहां पर जो है अशोक का जो शिलालेख है वो मिला है, चाहे वो देश के भीतर हो या फिर देश के बाहर। तो देखिए वो कौन सी जगह है। 33 का ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक। अब आप बोलेंगे कि ये तो टफ लग रहा है। कुछ नहीं टफ है, आपको अशोक का शिलालेख लिख के इसके नीचे ऐसे डॉट करके अपना शॉर्ट नोट्स की आपको सिर्फ लिखना है। ऐसे पूरा लैंग्वेज में मत लिखिएगा, काफ़ी समय लगता है। कई बार पूछते हैं लोग कि क्या मैम ऐसे पूरा क्वेश्चन नोट करें देन आंसर लिखें, तो ये ऐसा नहीं है, स्मार्टली नहीं है, आपको कीवर्ड्स के साथ बनाना है। अशोक के शिलालेख लिख के उसके सामने लिख दीजिए कि ये जो जगह है ये लिख के, और यहाँ पर पूछा है कि कहाँ कहाँ पर मिला है, तो ऐसे बस लिख दीजिए मिला है, तो ये भी आपको याद रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं क्विजेज वगैरह दूंगी सारे सब्जेक्ट्स के, एंड इंस्टाग्राम पे आप मेरे से डायरेक्ट जो है मैसेज भी करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। 33 का 2, जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक याद रख लीजिएगा एकदम अच्छे से, क्योंकि एसएसटी तो आपको रटना ही पड़ेगा, ये समझने वाला। कुछ क्वेश्चंस आएंगे पेडागोजी के जो कि आपको समझना है। 34 का देखते हैं। अब देखिए 34 का, 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा और अपोलोगोस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की है? अब ये जो है सोचने वाली चीज़ है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप कर सकते हैं, कि अगर आपको याद हो कि 2000 साल पहले जो है एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा और अपोलोगोस में जा चुका है, वहाँ जा चुका है, तो आखिर में उसने कौन से व्यापार मार्ग से जो है यात्रा की है? तो उसने किससे की है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको याद रखना है, जब भी आपको ऐसा नाम आए तो याद रखिएगा कि मार्ग जो है जिन पर चीनी शासकों का नियंत्रण था। तो ये याद रखिएगा 34 का, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ये गाजा, पेट्रा और अपोलोगोस, ऐसा लिखिए, ऐसे सामने कर लीजिए, और वहाँ पे बस अगर आप चीनी शासक भी लिख देंगे तो भी ये आपके माइंड में जो है चला जाएगा, और आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखा तो आप याद कर लेंगे। ये होता है शॉर्ट नोट्स बताने की स्ट्रैटेजी, कि आपको ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स जो है की वर्ड्स में बनाना चाहिए, ना कि ऐसे पूरा आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आप जो है नहीं कर पाएंगे, आपको अपना समय बचाना है। तो याद रखिएगा कौन सा, चीनी शासक। वो कौन से मार्ग था? तो वो था चीनी शासकों का, जिस पर नियंत्रण था, उसी व्यापार मार्ग से जो है उसने यात्रा किया होगा। अब देखिए कितना इजी है, ऑप्शन नंबर 4, 35। अब ये जो है देखिए, इसमें जो है ऐसे वाले जो क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप उसको एलिमिनेट करके आराम से कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसको करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। 35 इसमें है कि आपको थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी मैं नहीं बोर्ड वगैरह पे पढ़ा रही हूँ, बट आप सबका सपोर्ट होगा तो बहुत जल्द जो है आप सबके साथ इंटरेक्ट करके मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं 35। कथन ए, सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता ऑफियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। अब इसको जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत आसान है, बट आपके लिए भी आसान है। वो कैसे मैं बता रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। अब जिसने ये लाइन पढ़ी होगी कहीं पे वो तो बता देगा कि हाँ ये तो एकदम सही है, बट जिसने नहीं पढ़ा है उसको कैसे करना है? तो आप बी पढ़िए। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहां सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट आप इसमें से याद रखिए कि ये जो 35 वाला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है कि ए जो है वो तो सही है, बट बी जो है कि शाहजहां का जो सार्वजनिक सभा है उसका निर्माण ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहाँ सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। ऐसा कुछ भी उसने निर्माण नहीं किया था सभी के लिए कि वहाँ पर लोग जो है अच्छे से रह सकें, शाहजहां ने। तो अब देखो, आपको ये चीज़ भी याद रखना है, ये चीज़ भी याद रखिएगा कि शाहजहां ने ऐसा कुछ निर्माण नहीं किया था। गलत चीज़ें भी अगर आप याद रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा तो आप उसको तुरंत कैंसिल कर देंगे। तो ये देखिए बी जो है वो गलत है, और लेकिन ए देखिए
थोड़ा सा इसको, हाँ ए देखिए, ए जो है वो सही है, क्योंकि जो सम्राट शाहजहां है उनके सिंहासन के पीछे पित्रादुरा, याद रखिएगा पित्रादुरा जो है उसका जड़ाऊ काम था, जिसमें यूनानी देवता जो है ऑर्फियस, उनको वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और आपको पता है कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो जो है चित्रकारी के लिए बहुत फेमस था। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट एंड बी इज़ रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है किंतु बी गलत है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब चलिए 36, ये देखते हैं 36। ऋग्वैदिक काल के विषय में, ये देखिए ये जो काल होते हैं ना, ऋग्वैदिक काल, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लिए, क्योंकि जैसे कि यजुर्वेद है वो यज्ञ के लिए फेमस है, अथर्ववेद जो है वो जादू टोना, अथर्ववेद जो है वो जादू टोना, ये सारा पूछता है कि अथर्ववेद का संबंध किससे है, जादू टोना से है। यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञ के लिए था। तो ये सारे नाम जो है एक एक वो हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आएगा वैसे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारा करा दूंगी आपको। तो इसमें है कि 36 का पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद आंसर करेंगे। ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब जिस ऋग्वैदिक काल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कीवर्ड्स में नोट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। अब जिसको इसमें एक भी पॉइंट आएगा वो कुछ ऑप्शंस को तो एलिमिनेट जरूर कर लेगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है बहुत से लोगों को पता होता है कि कुछ प्रार्थनाएं जो हैं वो उसकी रचना महिलाओं ने भी किया था। अब देखते हैं कि किसी ऑप्शन में बी अगर ना हो तो उसको काट, सब में बी है, देखिए यहाँ इन सब में है, इसका मतलब आपको एक और ऑप्शन पता होना चाहिए। कि दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, ये भी सही है, बी और सी तो होगा ही। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे, बट इसमें से एक चीज़ याद रखिएगा कि इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, ये जो है इसमें गलत लिखा है, इनकी स्थायी सेना होती थी और इसको यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट में दिखा दिया है, तो ये तो इसमें गलत हो गया। तो बी, सी एंड डी। तो देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3, बी, सी एंड डी इज राइट। ये है 36 का ऑप्शन नंबर 3। अब देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें आपको क्या चीज़ जो है वो याद करना है। देखिएगा इसमें आप ऋग्वैदिक काल जो है साइड में ऐसे बनाकर लिख लीजिएगा और वहाँ पर नोट कर लीजिए कि इनकी स्थायी सेना होती थी, यहाँ पर नहीं लिखा है। और हाँ, ऋग्वैदिक में जो कुछ प्रार्थनाएं हैं उसकी रचना महिलाओं ने भी किया है, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे और राजा थे उनके पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। तो सत्य वाला कथन पूछा था, तो बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं 37 पे। ऐसे अपना नोट्स आपका साथ साथ में तैयार होते जाएगा अगर आप इसी को ध्यान से कर ले तो चलिए देखते हैं 37। कुछ क्वेश्चन जो है बहुत अजीब सा ही लिखा है, जो कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, बट आप थोड़ी सी बस क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए देखते हैं, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। हाँ, अगर महासागर में जो है नदी जो है मिल जाती हैं तो उनकी पहचान जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उद्धरण जो है किस ग्रंथ से लिया गया है। अब ये जो है जिसे पता होगा वही कर सकता है, अदरवाइज ये बहुत लोगों का गलत भी हुआ। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है वैदिक ग्रंथ में ये बात लिखा हुआ है, वैदिक ग्रंथ। तो याद कर लीजिए कि जिस तरह से नदियों के मिलने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तो ये जो उद्धरण है वो वैदिक ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से? वैदिक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपने ऐसे ही अपने नोट्स तैयार कर लिए ना तो आप देखना कि खुद को कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मान लीजिए आज के 10 क्वेश्चन मैंने कराए, अगर उसमें से आपको 5 नहीं आते हैं तो 5 को नोट डाउन कीजिए, उसको याद कीजिए, फिर अगला जब आप प्रीवियस ईयर करोगे ना तो इसी 5 में से आप देखना वहाँ आपको मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ाई की है, बट जो आपने पढ़ा है ना उसी से आप ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, और यही सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। तो चलिए 38 देखते हैं। ये देखिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी से तो आंसर क्वेश्चन जो है वो आना तय है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की नीज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग अलग समस्याएं थी। जो
नील की खेती आप सभी को पता है, जो 3 कठिया जो था प्रणाली वो वाली है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी क्योंकि समय नहीं है उतना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की नीज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थी। उन्होंने नीज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। कौन से समस्या का सामना किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, याद रखिएगा कि वहाँ पर जो है ग्राम प्रमुख उन्हें अनुबंध करने के लिए मजबूर कर रहे थे, उनसे अनुबंध करने के लिए। अब इसको अनुबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि द विलेज हेडमैन वर फोर्सिंग देम टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स। द विलेज हेडमैन वर फोर्सिंग देम टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब वो उनको फोर्स कर रहे थे कि तुम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इस पर साइन करो, फोर्स कर रहे थे, वो उनको अनुबंध कर रहे थे। तो यही एक समस्या थी जिसका सामना किया था कब, जब नील की खेती जो है ईस्ट इंडिया में, ये देखिए जो हेडमैन है वो उनको अनुबंध करने के लिए मजबूर कर रहे थे, साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। और किस क्वेश्चन क्या है, नील की खेती, नील की जो खेती है उसमें नीज व्यवस्था में किसानों को जो है ये एक बहुत सी समस्याएं थी, बट इसका जो है उनको सामना करना पड़ा था नीज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप। और नीज क्या होता है, तो वो एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दैट दे फेस्ड वाज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ, कंसिक्वेंसेज का मतलब ही होता है परिणाम ऑफ द नीज सिस्टम। तो ये नीज सिस्टम ही था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस याद रखिएगा कि उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब ये है 39। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया ना SST, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, सच बता रही हूँ। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हर बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि स्त्री पुरुष तुलना, इसका नाम ही याद रख लीजिए कि स्त्री पुरुष तुलना जो है एक किताब से प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 39। हाँ, अब आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये जो है ताराबाई शिंदे, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, कहीं भी स्त्री पुरुष तुलना आ गया तो उसका याद रखिएगा, ये जो है ताराबाई शिंदे, नाम याद रखिएगा, ताराबाई शिंदे। अब चाहे आप इसको किसी भी तरह से याद करें, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आता भी है कि स्त्री पुरुष तुलना जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ताराबाई शिंदे। कहीं भी कुछ भी आ गया और अगर ऑप्शन में ताराबाई शिंदे दिया है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट, सी टेट, MP टेट सब में पूछा हुआ है कि स्त्री पुरुष तुलना जो है उस के नाम से एक किताब प्रकाशित हुई थी, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच जो है मौजूद जो सामाजिक है उनके फ़र्कों की आलोचना की गई थी। मतलब पुरुष और महिलाओं के बीच जो है वो अंतर किया गया था, और इसमें इसकी आलोचना जो है किया गया था। तो किसने किया था, तो वो है ताराबाई शिंदे, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, जो कि आज का लास्ट है। ऐसे मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगी, पहले मैंने सोचा कि आपको एक बार थोड़ा सा जो है एनालाइज करा दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप आराम से कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था। मतलब आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है इन सब में से जिसका संबंध जो है वो जातिगत, कास्ट वगैरह का जो लोग भेदभाव करते थे उसके विरुद्ध आंदोलन से था। तो इसका राइट आंसर है सतनामी आंदोलन। जब भी जातिगत आंदोलन का कुछ भी ऐसा आए और वहाँ पे पूछे कि कौन सा आंदोलन था इसके विरुद्ध में, तो याद रखिएगा सतनामी आंदोलन इज राइट। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। ऐसे मैं आपको और भी, अभी तो मैंने सोचा कि 10 ही कराती हूँ आपसे, सो दैट आपको लगे कि हाँ आप जो है वो कर सकते हो सीटेट क्लियर। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, आप बिल्कुल भी मत डरिए, आपका सीटेट जो है बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक किया करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो ना तो शेयर करते हो। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।